वेलकम बैक। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के साथ साथ सबसे जो इस वक्त अहम इशू है वो है हमारी बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल और बिलखसूस मशरक़ वस्ती और इस पूरे ख़ित्ते के अंदर जो इस वक्त जंग की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं, जो इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, उसकी वजह से अवाम के ऊपर कौन कौन सी मुश्किलात हैं और ये कब तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान जो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, दोनों फ़रीक़ैन को सामने बिठाकर इस मुआहदे को करवाने की पाकिस्तान ने जो कोशिश की, अब फिर पाकिस्तान ने नए सिरे से उन कोशिशों का आगाज़ किया है। क्या पाकिस्तान उसके अंदर कामयाब हो पाएगा और दुनिया एक दफ़ा फिर अमन को देख पाएगी? इस पे हम बात करेंगे। ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर महारत रखते हैं जनाब डॉक्टर नवीद इलाही साहब। उनके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है जनाब हैदर हयात ख़ान साहब। डॉक्टर नवीद इलाही साहब, इस वक्त पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर कोशिश की है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान गए हैं, तो क्या हमारी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी या ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है अमेरिका और ईरान के मबैन ये इसी तरह कायम रहेगा? देखिए, ट्रंप का विजिट था चाइना का। उसके बाद अभी जो विजिट है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का टू चाइना, जी जी। उसके बाद दोबारा एक्टिविटी जो है उसमें एक्सेलरेशन हुई है। सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है, लेकिन आप देखिए कि जो पाकिस्तान ने भी अपनी एफर्ट्स तेज की हैं और जो मार्को रूबियो का भी बयान आया है कि कुछ बेहतरी हुई है, हमारी जो टॉक्स है उसमें कुछ बेहतरी के आसार, प्रोग्रेस हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है इन दो तीन मेन जो विजिट्स हैं उनके बाद, और यूं महसूस होता है कि जैसे चंद जो नुकात हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ पेशरफ्त हुई है। क्योंकि अब जो बयान में देख रहा था उसमें जो उनके पहले साइड लाइन पे जो डिमांड्स थी ईरान की, उन पे बात हो रही है कि हमारे आप जो एसेट्स हैं फ्रोजन वो रिलीज कर दें, हमारे जो है सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट कर दें। इसका मतलब है कि जो दो मेन इरिटेंट थे उन पे कोई पेशरफ्त हुई है। जैसे जो उनका यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम का इशू था, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का बाद में इशू बन चुका है, उनके ऊपर लगता है कि जैसे कोई पेशरफ्त हुई है, कोई गारंटीज वगैरह दी गई हैं। और अब जो बाकी जो है इश्यूज, उनके ऊपर बात हो रही है। तो बाज़ाहिर ये लगता है कि आगे मूवमेंट हुई है, कुछ प्रोग्रेस हुई है। और फील्ड मार्शल का भी ईरान जाना, जब दो दफ़ा इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ, मैंने विद इन 5-6 डेज उन्होंने दो विजिट कर लिए, तो उसके बाद अब फील्ड मार्शल भी आज गए हैं वहाँ पे। तो इससे ये है जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, जो माहरीन है उनका ये ख्याल है कि प्रोग्रेस तो टेंजिबल प्रोग्रेस हुई है, और उन दो मेन इश्यूज पे हुई है जिनकी वजह से ये स्टेलमेट हुआ हुआ था। इसीलिए अब जो उनकी डिमांड्स हैं वो निचले दर्जे की जो डिमांड्स हैं उन पे भी बात हो रही है। अच्छा। तो बाहर तो ये लगता है कि पेशरफ्त है, तो हमें उसके ऊपर जाहिर ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। देखिए ना, ये आप अनएंडिंग तो नहीं छोड़ सकते इसको। एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा के लिए खुली नहीं रहती, तो उसको दोनों को ग्रैब करना चाहिए, और वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। दोनों पार्टीज के अपने अपने मसाइल हैं और अंडर प्रेशर हैं जिनके लिए वो, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो वॉर की एपिटाइट है वो उनमें नहीं है। लेकिन बिल्कुल ठीक। कोशिश ये है कि जितना भी इसमें से एग्रीमेंट में अपना हिस्सा ज्यादा निकाल लिया जाए उतना ही बेहतर है। तो बस उसके ऊपर ये सब तगदो हो रही है। ठीक हो गया। हैदर साहब, एक जानब तो ट्रंप साहब, अमेरिका ने जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ है उसको बंद कर रखा है। अच्छा, दूसरी जानब अमेरिका बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखता है कि किसी भी तरीके से ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और ईरान से उसको कोई डील मिल जाए। और अभी जब हमारे फील्ड मार्शल जब ईरान जाते हैं तो उससे पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्होंने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान का वफद ईरान जा रहा है। इसका मतलब है कि उनका एक प्राइम इंटरेस्ट है इसके अंदर को डील हो। लेकिन दूसरी जानब क्या ईरान की कोई ऐसी शराइत है जो अमेरिका मान नहीं रहा, या ईरान अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये अभी तक स्टेटस को की सूरत हाल है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़म भाई। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान को अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं है, और ये मामला जो इतना इसने तवालत इख्तियार की, ये जो मुज़ाकरात के अदवार हैं, इसमें एक बड़ी रीज़न ये थी कि कोई ऐसी अंदर विंडो खुलती दिखाई नहीं दे रही थी जिसके बाद ईरान इस बात पर यकीन कर सके कि अमेरिका दोबारा हमला ना करे। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस सारे फेज़ में अंडर डिस्कशन रहे, लेकिन जो मेन चीज थी वो शायद ट्रस्ट डेफिसिट था। क्योंकि ईरान का बड़ा कंसर्न ये कि ठीक है, आज हम कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम बैठकर आपके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं, कोई आपकी शर्त मान लेंगे, कुछ आपसे मनवा लेंगे, लेकिन कल को आप फिर जेसीपीओए की तरह उस को फाड़कर उस अग्रीमेंट को, और आप एक जो है वो दोबारा ईरान पर जंग मुसल्लत कर लें, तो इस चीज की कौन यकीन दहानी करवाएगा ईरान को? ये एक बड़ा कंसर्न था। और उसमें मैं समझता हूँ कि ईरान ने जिस वक्त पाकिस्तान की मीडिएशन में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, उस वक्त भी ये चीज़ टेबल पर रखी थी कि कुछ ममालिक को एज ऑब्जर्वर इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन उस वक्त चीज़ें चूंकि बहुत इनिशियल स्टेज पर थी और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में थे दोनों तरफ की जो लीडरशिप थी, तो उस फेज में सब कुछ नहीं हुआ। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चीन का दौरा किया, उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने जो चीन का दौरा किया, उसके बाद चीजें मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है वो अप्रोच एक ईरान में दिखाई दे रही है। दूसरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से अल अरेबिया परसों से खबर दे रहा था कि वो ईरान का दौरा करेंगे, और फिर कल हमारे पास इत्तलात आई कि मोहसिन नकवी साहब वहां पर जो कुछ अहम मुलाकातें कर रहे हैं, उसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि फील्ड मार्शल का दौरा उस सूरत में हो अगर उनकी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई साहब से मुलाकात हो जाए। तो अभी ये कुछ इत्तलात आ रही है कि शायद हमें आने वाले चंद घंटों में ऐसी कोई खबर मिले, क्योंकि ईरान में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की अप्रोच मुख्तलिफ है, आईआरजीसी जो है उसकी अप्रोच जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। लग रहा है कि वहां पर भी मुकम्मल तौर पर कंसेंसस नहीं है। तो फील्ड मार्शल साहब भी शायद ये चाहते हैं कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई साहब से मुलाकात के बाद चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्लियर कर लिया जाए। मार्को रूबियो ने जो स्वीडन में उसने गुफ्तगू की, उसमें उसने भी ये कहा है कि हम जो है वो बहुत ज्यादा राब्ते में है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, और उन्होंने भी बताया कि वो कुछ देर में फ्लाई करेंगे, क्योंकि उस वक्त फील्ड मार्शल साहब फ्लाई कर चुके थे टुवर्ड्स ईरान, अब वो पहुंच भी गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये दौरा फैसला कुन दौरा होगा। हमें चंद घंटों में, जो मेरे पास इत्तलात है कि 3 फेजेस के अंदर ये चीजें चलेंगी, ये प्रोसेस सारा 3 फेजेस पर मुश्तमिल होगा। पहले फेज में आप समझ रहे कि लेटर ऑफ इंटेंट या अंडरस्टैंडिंग वो साइन करेंगी दोनों पार्टीज, और उसके बाद ईरान जो है उसको भी खोलेगा और अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड उसको लिफ्ट करेगा। और फिर तीसरे फेज के अंदर एक डायलॉग प्रोसेस होगा जो शायद 30 से 40 दिन पर जो है वो उस पे कंक्लूजन की तरफ बढ़े, जिसके अंदर जो बकिया मामला थे, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके मुस्तकबिल का फैसला हो। क्योंकि परसों एक और बड़ी अहम चीज हुई जब हमने ये खबर सुनी इंटरनेशनल मीडिया पर कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई साहब ने ये कहा है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये ईरान से बाहर नहीं जाएगी। और हमने देखा है कि 28 फरवरी ऑनवर्ड्स ईरान की तरफ से इस तरह की खबरें, चाहे वो बेबुनियाद थी, ईरान ने कोई बहुत बड़ा उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि इस तरह की खबर को ऑफिशियली उन्होंने डिनाई किया कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था, और ये एक सिग्नलिंग थी कि इस चीज को बुनियाद बनाकर अगर ये सीज फायर खत्म करके दोबारा जंग की तरफ जाना है, तो ये ऑफिशियली इसको डिनाई किया जाए कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान से बाहर नहीं जाएगी। और जो पहले खबरें आ रही थी कि जो ये रशिया की तरफ जो है इसके भेजे जाने का इम्कान है, मुझे लगता है कि अब ईरान शायद इस चीज के ऊपर रजामंद हो जाए कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है जो 460 किलोग्राम बताई जा रही है, जिसको अभी प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट कह रहे हैं, और वो अपनी पब्लिक को कह देंगे जी कि वो तो न्यूक्लियर डस्ट थी, वो किसी काम की नहीं थी, और ईरान से गारंटी के तौर पर शायद उसको रशिया जो है वो मूव करवा दिया जाए। तो ये एक बड़ी जो है वो रुकावट दिखाई दे रही थी, जो मुझे लगता है कि अब खत्म हो जाएगी। एक वाहिद मसला ट्रस्ट का है, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि अभी जो कुछ मुलाकातें हुई हैं वो शायद उसमें जो बदएतमादी है दोनों तरफ में उसमें कमी आई होगी। तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक ये है। फील्ड मार्शल का दौरा भी बड़ा फैसला कौन है, और आने वाले चंद घंटों में इस हवाले से मैं अल्लाह करे जी कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक जानब तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरीके से ये मुआहदा हो जाए, और दूसरी जानब ये भी आ रहा है कि चीन जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है, हमायत कर रहा है, और जिस तरह आपने रशिया का भी जिक्र किया, इन तमाम ममालिक की तो ख्वाहिश यही है कि ये जंग बंद हो।
लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इज़राइल है, इंडिया है, और अब अनफॉर्चुनेटली यूएई का नाम भी आ रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इज़राइल ने अपनी बाकायदा फ़ौजें वो यूएई के अंदर वहाँ पे तैनात की हैं और बेस बना लिया उसने। क्या ख्याल है कि इसके अंदर ये फैक्टर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, ये स्पॉइलिंग फैक्टर? जी बिल्कुल ठीक है। ये इजराइल तो कंफर्म स्पॉइलर है, क्योंकि वो तो हमलावर में से शामिल था। वो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था, जी जी। और वो नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं है। किसी ने भी कभी उसको नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनाया। उसकी तो लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए तो वो तो उसकी कोशिश है कि किसी तरह जंग मजीद बढ़े और ईरान को और नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो तो स्पॉइलर होगा। जहां तक कि इंडिया का ताल्लुक है, वो क्योंकि उनके साथ बहुत क्लोजनेस हो चुकी इसराइल के साथ, और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जीत डोवल, उन्होंने भी विजिट किया ईरान। और ये सुनने में आया कि उन्होंने ये कहा कि हम ये निगोशिएशन करा सकते हैं, तो हमें ये रोल दिया जाए। और उसने ये उसको ज़्यादा तकलीफ मेरा ख्याल है इससे नहीं है कि ये टॉक्स कामयाब हो या नाकाम हो। पाकिस्तान इतना मोतबर मीडिएटर या निगोशिएटर क्यों है इसमें, तो उस पे तो उसको कामयाबी नहीं हुई, अगरचे वो काफ़ी श्रूड और साजिशी किस्म के शख्स हैं। और जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, उनका भी इंडिया और इजराइल के साथ बहुत क्लोजनेस है, और ईरान के साथ उनकी मुखासमत और है। आपने देखा कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ड्रोन अटैक भी हुए। जी जी। लेकिन मेरा ख्याल है वो जहाँ पे अमेरिकन जो स्टांस होगा उसी को परसू और करेंगे वो, और अपना वो उस तरह का कोई अलग स्टांस नहीं रखेंगे अच्छा यूएई जो। अच्छा जी अच्छा। बिल्कुल। इसमें यूएई का एक और पाकिस्तानियों के हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है? अब यूएई की जो मुस्तकबिल की जो पॉलिसीज़ है, उसमें जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सख्तियाँ पैदा हो सकती हैं यूएई के अंदर? देखिए ये मैं अर्ज करूं, ये जो होते हैं ना, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। हम जरा चूंकि जरा जज्बाती हैं, खास तौर पे मुसलमान ममालिक के हवाले से। वरना तो जो दुनिया में आप जानते हैं कि वो क्या फार्मूला है कि वो दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ओनली द इंटरेस्ट आर परमानेंट। तो हमारा देखिए आप, मिसाल के तौर पे अमेरिका हमारा कितना पुराना ताल्लुक है। बारहा उसने हमें हमें पे पाबंदियां लगाई, और बड़े नाजुक मोड़ पे पाबंदियां लगाई। जब तमाम हमारा दारोमदार उनके असले पे होता था, तब भी हमारे पे पाबंदियां लग जाती थी, जो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप था। लेकिन फिर दोबारा ताल्लुकात बहाल हो जाते थे। इसराइल बिल्कुल के ठीक। जो यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, हत्ता के यूएई के वजूद में आने से भी पहले के हैं। और जाहिर है कि वो उनकी एक प्रैग्मेटिज्म उनकी है। वो समझते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक जियो स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इकोनॉमिक जो उनकी है अप्रोच फॉर स्टेबिलिटी एंड वेल बीइंग, उस पर ज़्यादा फोकस है उनका। तो बिल्कुल उनको ठीक ये है। नज़र आ रहा है शायद कि इंडिया के साथ कुर्बत के वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूमर बहुत बड़ी है, और इकोनॉमिकली बेहतर है, तो उनके साथ उनकी कुर्बत हो गई है। लेकिन पाकिस्तान को इस तरह नहीं वो निगलेक्ट करेगा। कभी कभार उनके साथ ताल्लुकात में पहले भी ऐसा होता रहा है, दो चार ठीक है। दफा ठीक पिछले है। सालों में हुआ। हाँ। लेकिन ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं फिर दोबारा। बिल्कुल ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों को कोई इस तरह का नुकसान होगा। थोड़ा सा प्रोपेगेंडा हुआ, कुछ लोगों को निकाला गया, तो उन्होंने कहा कि शायद ये एक पॉलिसी के तहत है। लेकिन मैंने जो वहाँ पे काफी दोस्त वहाँ पे हैं, मैंने वहाँ सर्व भी किया है एज डिप्लोमेट, तो उनका ये कहना है कि एज ए ये कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चले, जो है ऐसा वो थोड़ी ऐसा सी ही हो जैसा आप अपनी कह रहे है, हैं, लेकिन ठीक तो हो जाए। जैसे आप फरमा रहे हैं ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर एक परेशानी तो पाई जाती है। हैदर साहब, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फराबाद के अंदर पेश आया। वहाँ पे एक स्कूल के जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्राइवेट कॉलेज के, हमज़ा, उनको कत्ल किया गया, और इंडियन मीडिया ने उस पर बड़ा बवेला किया और उन्हें एक दहशतगर्द के रूप में दिखाया गया है, और ये कहा गया है कि वो पुलवामा के हमले में मुलव्वस है। ये क्या सूरत हाल है जो इंडिया ने बार बार पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग का एक सिलसिला शुरू किया है? मैं चाहूँगा कि इस आज़म भाई, पे ज़रा प्रिसाइज जवाब दें। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं चाहूँगा आप इस पर प्रिसाइज एक जवाब दें।
आजम भाई, ये उनका पुराना तरीका वारदात है। ये घटिया नैरेटिव वो टो करते हैं। उन्होंने हमजा बुरहान को बुनियादी तौर पर मास्टरमाइंड बताया है पुलवामा अटैक्स का। अब पुलवामा अटैक्स जो है, ये इसका मास्टरमाइंड तो नरेंद्र मोदी है, जो भारत में वजारत उज़्मा के दफ्तर में बैठा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात आजम चौधरी साहब नहीं कर रहे, ये सत्यपाल मलिक कह रहा था, जिसको खुद मोदी ने जो है वो मकबूजा कश्मीर का गवर्नर तैनात किया है। तो मोदी के अपॉइंटेड गवर्नर ने, सत्यपाल मलिक ने ये कहा था, जिस वक्त पुलवामा का वाकया हुआ उस वक्त वो वहां पर गवर्नर था, उसने कहा कि ये सारा वाकया मोदी ने करवाया है, वो इसका मास्टरमाइंड है। और आजम भाई, मेरे प्रोग्राम में सत्यपाल मलिक की अल्फाज थे कि ये घटिया शख्स अपने इक्तदार के लिए किसी को भी मरवा सकता है। तो ये सिर्फ टोपी ड्रामे हैं उनके। ये वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो हालात इस तरह के बनाते हैं कि जी मोदी ने बड़ी कोई कामयाबी हासिल की। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां पर अब भारतीयों ने इस चीज को समझना शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया जितना मर्जी शोर मचा ले, भारतीय जानते हैं कि पुलवामा का मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी है, पहलगाम का मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी है। अब तो आपको याद होगा चंद रोज कबल जलंधर में बीएसएफ जी बिल्कुल। अब तो ये लगता है कि इंडियन पंजाब का चीफ मिनिस्टर है हैदर साहब, यही लगता है कि जो बीजेपी की सियासत है वो सारी सियासत, उसकी बुनियाद पाकिस्तान के मुखालफ एक प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालफ एक नरेटिव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब आपका, जनाब डॉक्टर हैदर खान साहब आपका, हैदर याद खान साहब आपका। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आके पाकिस्तान की जो इस वक्त एनर्जी की सूरत हाल है या नीलम जलम प्रोजेक्ट की सूरत हाल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।